नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आप सबके सामने डेनियल डिफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो लेकर आई हूँ। रॉबिन्सन क्रूसो लेखक की एक काल्पनिक आत्मकथा है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं डेनियल डिफो का उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का पहला भाग। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। यॉर्क शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। उसे जहाजी बनने और जहाज से दूर दूर देशों की यात्रा पर जाने का शौक था। हालांकि काफी बड़ी उम्र तक उसने कभी समुद्र देखा तक नहीं था। अक्सर वह सोचता था, मैं बड़ा होकर किसी जहाज में काम करूंगा, खुद जहाज चलाऊंगा और संसार के सभी देशों को देखूंगा। लेकिन उसके पिता को उसका यह शौक पसंद नहीं था। वह उसे वकील बनाना चाहते थे। जब भी कभी रॉबिन्सन समुद्र के बारे में बात करता और समुद्र यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा प्रकट करता तो उसके पिता उसे बहकाने लगते। पागल ना बनो, जहाजी संसार का सबसे अधिक अभागा आदमी होता है। उसे हमेशा घर से दूर रहना पड़ता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी वही होते हैं जो अपने घर पर रहते हैं। वे अक्सर रॉबिन्सन को कहा करते थे कि किस तरह तुम्हारा भाई घर छोड़कर परदेश चला गया और लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठा। जब उसके पिता उसे इस तरह समझाते थे तो अंत में हार कर रॉबिन्सन उनकी बात मान लेता था और जहाजी बनने का विचार त्याग देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसे वही सनक सवार होने लगती थी। वह दूर देश की यात्रा पर जाने के लिए तड़पने लगता था। वह अपनी माँ के पास जा बैठता और उनसे कहता, माँ, तुम किसी तरह बाबूजी को समझा दो और मुझे एक बार, बस एक बार जहाज पर सफर करने की इजाजत दिला दो। लेकिन उसकी माँ भी नाराज होकर उसे डांटने लगती थी और उसके पिता खींच कर कहते कि अगर वह परदेश जहाज पर जाएगा तो अपना बड़ा नुकसान करेगा, बाद में उसे पछताना पड़ेगा। मैं उसे इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यूं रॉबिन्सन को मन मारकर रह जाना पड़ता था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। अब वह 19 साल का हो गया था। लेकिन फिर भी उसने जहाज पर विदेश घूमने का सपना देखना बंद नहीं किया। अचानक एक दिन उसके भाग्य ने साथ दिया। उसे अपने एक मित्र को विदा करने के लिए एक बंदरगाह पर जाने का मौका मिल गया। उसका ये मित्र बहुत दिनों के लिए लंदन जा रहा था। रॉबिन्सन के पिता ने उसे विदा कर आने की इजाजत दे दी। रॉबिन्सन ने जहाज, बंदरगाह और समुद्र के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी आंखों से समुद्र देखने का मौका मिला। जब वह अपने मित्र को विदा करने पहुंचा तो अपने को रोक नहीं सका और बिना अपने माता पिता को सूचना दिए वह अपने मित्र के साथ जहाज में जा बैठा। जहाज चल पड़ा। वह रॉबिन्सन के लिए बड़ी खुशी का दिन था। समुद्र यात्रा का उसका सपना पूरा हो रहा था। कुछ देर तक तो जहाज पर बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। उसका जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन समुद्र में कुछ दूर जाने पर तेज हवा चलने लगी और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। रॉबिन्सन घबरा गया। उसे डर लगने लगा। समुद्री बीमारी के रूप में उसे मतली आने लगी। उसका पेट खराब हो गया और जी मिचलाने लगा। अब वह सोचने लगा, किसी तरह एक बार मैं किनारे पहुंच जाऊं तो सीधे घर लौट जाऊंगा और कभी घर छोड़ने का नाम नहीं लूंगा। जब तक तेज हवा का चलना बंद नहीं हुआ उसका मन बड़ा उदास रहा और उसे घर याद आता रहा। उसका मित्र और जहाज के दूसरे लोग उसका मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। दो एक ने तो यहाँ तक कह दिया, ये तो अभी बच्चा मालूम पड़ता है, अभी भी इसे घर याद आता है। लेकिन जब मौसम अच्छा हो गया और तूफान खत्म हो गया तो वह अपने माता पिता के पास लौटने की सारी बात भूल गया। अब वह बड़ा खुश था।
लेकिन जहाज को रास्ते में एक जगह यारमाउथ के बंदरगाह पर रुकना पड़ा, क्योंकि हवा ठीक दिशा में नहीं चल रही थी। ये उस जमाने की बात है जब इंजन से चलने वाले जहाज नहीं बने थे। तब जहाज सिर्फ पाल और डांडों से चला करते थे। लेकिन अगर हवा बंद रहती या गलत दिशा में चलती थी तो जहाज़ों को रुक जाना पड़ता था और सही दिशा में चलने वाली हवा का इंतज़ार करना पड़ता था। जब उनका जहाज यारमाउथ के बंदरगाह के पास खड़ा था तो एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आया। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जहाज बुरी तरह थपेड़े खाने लगा। कप्तान ने खतरा देखकर कुछ मस्तूलों को तुड़वा दिया ताकि जहाज उलट ना जाए। फिर उसने कुछ बंदूकें भी छुड़वाईं ताकि किनारे पर लोगों को मालूम हो जाए कि उसका जहाज खतरे में है और उसे मदद की ज़रूरत है। थोड़ी देर में दूर खड़े हुए एक जहाज से एक नाव उनकी मदद के लिए आई। बड़ी मुश्किल से वे जहाज तक पहुंच सकी। जहाज के सभी यात्री और जहाजी जान बचाने के लिए किसी तरह उसमें बैठ गए। रॉबिन्सन भी उनके साथ था। जब नाव किनारे के पास पहुंचने लगी तो उन्होंने भयभीत होकर देखा कि उनका जहाज तूफान की चोट से उलट गया है और डूबता जा रहा है। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनकी जान बच गई। बड़ी मुश्किल से वे सभी किनारे पर पहुंचे। वे लोग बुरी तरह डरे हुए थे और बिल्कुल भीग गए थे। उनके कपड़े लत्ते और सारा सामान जहाज के साथ डूब गया। लेकिन रॉबिन्सन की जेब में कुछ रुपए थे, इसलिए वह सड़क के रास्ते लंदन चला गया। उसने वापस घर लौटना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे डर था कि लोग उस पर हंसेंगे और घर में बड़ी डांट पड़ेगी। लंदन में रॉबिन्सन ने एक जहाज के कप्तान से दोस्ती कर ली। वे कुछ दिन पहले अफ्रीका की यात्रा करके लौटा था। कप्तान ने वहां बहुत धन कमाया था। उसने बहुत आसानी से रॉबिन्सन को दूसरी यात्रा में अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। रॉबिन्सन को कप्तान की बात पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि चलो, अफ्रीका में घूमने का मौका तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कोई छोटा सा व्यापार करके थोड़े पैसे भी इकट्ठे कर लिए जाएं। उसने कप्तान से राय ली और अफ्रीका के आदिवासियों के बीच बेचने के लिए खिलौने और शीशे के मोतियों की मालाएं वगैरह भी ले ली। निश्चित समय पर जहाज चल पड़ा। वह यात्रा बड़ी मजेदार रही। रॉबिन्सन ने अफ्रीका के निवासियों के बीच अच्छा व्यापार किया। वे लोग उसकी चीजों के बदले में सोना दिया करते थे। इस तरह रॉबिन्सन के पास थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया। रॉबिन्सन ने सोचा कि इस तरह तो कुछ ही दिनों में मैं माला माल हो जाऊंगा। इसी लालच में उसने दूसरी बार फिर अफ्रीका की यात्रा करने का निश्चय किया। लेकिन इस बार की यात्रा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। अफ्रीका के किनारे पहुंचने से पहले ही एक दिन सवेरे रास्ते में एक दूसरा जहाज दिखाई दिया। कुछ ही देर में रॉबिन्सन के जहाज के लोगों को मालूम हो गया कि दूसरा जहाज समुद्री डाकुओं का जहाज है। ये जहाज बड़ी तेजी से चल रहा था। शाम होते होते डाकुओं का जहाज इस जहाज के पास आ पहुंचा। उसने इस पर हमला कर दिया। रॉबिन्सन के जहाज में ना तो उतने आदमी थे और ना उतनी बंदूकें ही थी जितनी कि डाकुओं के जहाज में थी। बहुत जल्दी लड़ाई खत्म हो गई और डाकू उस जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने जहाज को लूट लिया और जो लोग लड़ाई में बच रहे थे उन्हें अपना गुलाम बना लिया। दूसरों के साथ रॉबिन्सन को भी वे पकड़ कर ले गए। डाकुओं के सरदार ने रॉबिन्सन को अपना निजी गुलाम बना लिया। वे उसे अपने घर ले गया और उसे काम कराने लगा। वे रॉबिन्सन से माली का काम लेता था। जब उसका जहाज बंदरगाह में आ जाता था तब वे रॉबिन्सन को उसकी सफाई के लिए भी भेजता था, लेकिन वे कभी उसे अपने साथ यात्रा पर नहीं लेकर गया। इसी तरह 2 साल बीत गए। रॉबिन्सन बड़ा दुखी रहता था। उसके दिन नहीं कटते थे। मन मारकर उसे समुद्री डाकुओं की सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन अब उसे आशा थी कि शायद कभी मैं यहाँ से भागने का मौका पा सकूं। अब डाकुओं का सरदार उसे मछली मारने के लिए कभी कभी अपने साथ ले जाने लगा। रॉबिन्सन मछली पकड़ने में बहुत होशियार था, इसलिए सरदार अक्सर उसे जूरी नाम के एक अफ्रीकी लड़के के साथ मछली मारने के लिए ले लेता। जूरी का रंग बिल्कुल काला था। वह अफ्रीका का एक निग्रो लड़का था
जिसे डाकुओं के सरदार ने अपना गुलाम बना रखा था। एक दिन डाकुओं के सरदार ने रॉबिन्सन को हुक्म दिया कि मछली पकड़ने के लिए जाने की तैयारी करो। एक बड़ी सी नाव में जो एक अंग्रेजी जहाज से चुराई गई थी, खाने पीने की चीजें, बंदूकें, गोलियां और बारूद वगैरह रखी गई। उस दिन सरदार के कुछ मित्र भी उसके साथ मछली मारने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सरदार के मित्र समय पर नहीं आए। इसलिए उसने रॉबिन्सन और जूरी को अपने एक दूसरे नौकर के साथ मछली पकड़ लाने के लिए कहा। वे लोग उसी नाव में चलने की तैयारी करने लगे। रॉबिन्सन को लगा कि एक गुलाम की जिंदगी से बचकर भाग निकलने का ये एक बड़ा अच्छा मौका है। उसने नौकर को समझाया, नाव में कुछ खाना और पानी रख लो, क्योंकि खाने की और जो दूसरी चीजें हैं उन्हें हमारे मालिक ने अपने दोस्तों को दावत देने के लिए मंगाया था। भला उन्हें हम कैसे खा सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा गोला बारूद भी और ले आओ। मछलियों के साथ साथ हम लोग कुछ चिड़िया भी मारते लाएंगे। नौकर सारी चीजें ले आया। किनारे के करीब 1 मील दूर जाकर उन्होंने पाल गिरा दी और मछली मारना शुरू किया। कुछ देर बाद रॉबिन्सन बोला, कुछ और आगे चलना चाहिए, यहाँ तो मछलियां हैं ही नहीं। इतनी देर हो गई और हमें एक मछली नहीं मिली। इस तरह उन्होंने नाव को और आगे बढ़ाया। जब नाव किनारे से बहुत दूर निकल गई, तब एक जगह उसे रोककर वे तीनों मछलियां पकड़ने लगे। रॉबिन्सन की नजर बराबर उस नौकर पर थी। मौका देखकर उसने नौकर को एक जोर का धक्का दिया। वह छपाक से पानी में जा गिरा। रॉबिन्सन ने जूरी के साथ मिलकर नाव को आगे बढ़ा दिया। नौकर थोड़ा थोड़ा तैरना जानता था। वह उसे गाली देता हुआ किनारे की ओर बढ़ गया। रॉबिन्सन और जूरी नाव को खींचते हुए दक्षिण की ओर बढ़ चले। रॉबिन्सन को मालूम नहीं था कि नाव किस देश की ओर जा रही है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वह डाकुओं से आजाद हो गया। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। नाव चलती रही। एक एक करके दिन बीतने लगे। रात को वे किनारे के पास नाव ले जाते थे, लेकिन किनारे पर उतरने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें डर था कि कहीं जंगली जानवर या आदिवासी उन पर हमला न कर दें। फिर से समुद्री डाकुओं के हाथ में पड़ने का भी खतरा था। कई बार उसने किनारे पर शेरों के दहाड़ने की आवाज भी सुनी। एक बार रॉबिन्सन ने देखा कि एक शेर समुद्र के किनारे चट्टान पर सो रहा था। उसने और जूरी ने निशाना साध कर उस पर गोली चला दी। शेर वहीं ढेर हो गया। वे किनारे पर जाकर मरे हुए शेर को उठा लाए। फिर उन्होंने उसकी खाल उधेड़कर एक अच्छा सा आसन बना लिया, जिस पर रात में वे सोया करते थे। इस तरह नाव में उन्हें कई हफ्ते बीत गए। एक दिन रास्ते में उन्हें एक बड़ा पुर्तगाली जहाज मिला। जहाज वालों ने उनको अपने जहाज में चढ़ा लिया। रॉबिन्सन ने अपनी नाव और बंदूक और दूसरा जो कुछ सामान था वह भी पुर्तगालियों के हाथ बेच दिया। उन्होंने उसे बहुत सा रुपया दिया, लेकिन रॉबिन्सन उन्हें ठीक ठीक ये नहीं बता सका कि वे कौन है और कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वे पुर्तगाली भाषा नहीं जानता था। जहाज वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और जूरी को भी खरीद लिया। उस जमाने में काले रंग के निग्रो लोग गोरे रंग के यूरोपियनों के बीच आजाद नहीं रह सकते थे। उन्हें उनका गुलाम बनकर ही रहना पड़ता था। उन्हें घोड़े या कुत्ते की तरह आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। वे जहाज ब्राजील जा रहा था। ब्राजील पहुंचकर रॉबिन्सन ने एक बड़ा भारी खेत खरीद लिया। उसमें वे गन्ने और तंबाकू की खेती करने लगा। अब वह बहुत सुखी था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। कभी कभी उसे अपने माता पिता की याद आ जाती थी, लेकिन वह उनसे बहुत दूर था। उन्हें याद करते ही वह उन तक पहुंच नहीं सकता था। करीब 4 साल तक उसने खेती बाड़ी की और काफी पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन इस तरह घर बसाकर वे ज्यादा दिन नहीं रह सकता था। उसे इधर उधर घूमने और एक लंबे सफर पर जाने की बहुत इच्छा होती थी। एक बार उसके कुछ पड़ोसियों ने उससे कहा, रॉबिन्सन, तुम्हें तो जहाजी जिंदगी का बड़ा अनुभव है। तुम जहाज लेकर गायना जाओ और हमारे लिए कुछ गुलाम पकड़ लाओ। रॉबिन्सन जाने के लिए राजी हो गया। सिर्फ उसने इतनी सी शर्त रखी कि उसे काफी मुनाफा मिलना चाहिए और अपने खेत पर काम कराने के लिए कुछ गुलाम भी। उसके पड़ोसी राजी हो गए। उन्होंने उसके लिए एक जहाज और यात्रा के लिए आवश्यक दूसरी चीजों का प्रबंध कर दिया। रॉबिन्सन यात्रा पर चल पड़ा। कुछ दिन तक तो जहाज बड़े मजे से आगे बढ़ता रहा, लेकिन लगभग 12 दिन बाद वह एक बड़े भयानक तूफान में फंस गया। तूफान के कारण उसका जहाज अपने रास्ते से भटक कर बहुत दूर निकल गया।
अब किसी को पता नहीं था कि जहाज कहाँ है और किस दिशा से गुजर रहा है। तूफान अभी भी जोरों पर था और बहुत ऊंची ऊंची लहरें जहाज पर थपेड़े मार रही थी। जहाज की छत पर एक आदमी और एक लड़का कुछ काम कर रहे थे। इतने में लहरें जहाज पर टूटी और उन दोनों को अपने साथ बहा ले गई। इससे जहाज में भगदड़ मच गई। लोगों को विश्वास हो गया कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। कुछ देर बाद तूफान हल्का पड़ा तो दूसरा तूफान आ गया। वे पहले से भी अधिक भयानक था। उसकी मार से जहाज चरमराने लगा। बहुत तेजी से पानी बरस रहा था और बिजली भी कड़कड़ा रही थी। तूफान सवेरे तक जारी रहा। सुबह के हल्के उजाले में उन्हें थोड़ी ही दूर पर जमीन दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से जहाज को उधर मोड़ा गया, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही जहाज का पैंदा एक जगह बालू में फंस गया। इससे जहाज को इतनी जोर का धक्का लगा कि दूसरे क्षण उसके मस्तूल टूट गए और पाले फट गई। हवा जोरों से चल रही थी। लहरों का पानी जहाज में घुसा चला आ रहा था। कप्तान चीख चीख कर हिदायतें दे रहा था, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। जहाज पर रखी हुई नावें टूट चुकी थी। सिर्फ एक नाव कुछ काम लायक बची थी। उसे ही पानी में उतारा गया। सब लोग उसमें जा बैठे। तेजी से वे लोग किनारे की ओर बढ़ चले। उन्हें आशा थी कि वे किसी खाड़ी में या किसी नदी के मुहाने में चले जाएंगे जहां तूफान का वेग कम होगा। लेकिन अभी तक वे किनारे से 2-3 मील दूर ही थे कि इतने में उनके पीछे से एक बहुत बड़ी लहर आई और उनकी नाव पर टूट पड़ी। देखते देखते नाव पलट गई और सब लोग पानी में आ गिरे। रॉबिन्सन बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन ऐसे तूफानी सागर में कोई इंसान मुश्किल से ही तैर सकता है। किसी तरह भाग्य के सहारे हाथ पैर फेंकता हुआ वे किनारे आ गया। एक के बाद एक बड़ी बड़ी लहरें उस पर थपेड़े मार रही थीं और उस किनारे की ओर धकेल रही थीं। वे गिरता पड़ता लुढ़कता आगे बढ़ने लगा। अंत में वे पानी की पहुंच से दूर निकल आया और थक कर एक चट्टान के पास गिर पड़ा। इतने में उसने देखा कि उसके पीछे बहुत बड़ी लहर उठी चली आ रही है। वे फिर से उठकर भागने लगा। अगर वैसा न करता तो लहर लौटते समय उसे भी अपने साथ गहरे समुद्र में खींच ले जाती। चट्टानों को पार करते ही वे किनारे पे उगी हुई घास पर जा गिरा। उस जहाज पर जितने लोग थे उनमें से बचकर किनारे लगने वाला अकेला रॉबिन्सन क्रूसो ही था। तो कैसा लगा आपको रॉबिन्सन क्रूसो का पहला अंश? इसका दूसरा अंश अगली मुलाकात में। धन्यवाद।